हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो सीजी सेट एग्जाम 2024 हुआ है, जिसका सीजी सेट पेपर फर्स्ट का मॉडल आंसर के बारे में बात करेंगे, है ना। तो जैसे पेपर की हम बात करते हैं तो पेपर का लेवल काफ़ी ठीक था। आपको मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिले थे, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था मैथ्स का, है ना, जो डायरेक्टली बन रहे थे। आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन थोड़ा टफ था। तो ओवरऑल पेपर को हम देखेंगे तो पेपर का लेवल ठीक ठाक था, क्योंकि टाइम को देखते हुए पेपर को बनाना थोड़ा टफ हो जाता है ना। 1 घंटे का समय में आपको हर एक चीज़ को मैनेज करना है, तो उतना आसान भी नहीं होता है। तो जिनका भी 25 से लेकर के 30 क्वेश्चंस अगर उन्होंने सही बनाया है, मतलब पेपर को काफी अच्छे तरीके से उन्होंने बनाया है और बाकी क्वेश्चंस भी सही करने हैं, ठीक है। तो इस आधार पे हम देखेंगे तो पेपर का लेवल काफी ठीक था। 25 से 30 क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता था टाइम को देखते हुए, क्योंकि 1 घंटे के समय में आपको बनाना रहता है, ठीक है। और डिटेल में कितना कट ऑफ जा सकता है इसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। आज वीडियो लेक्चर में मैं क्या बताने वाला हूं, अभी जो मॉडल आंसर हम लोग देखने वाले हैं कि पेपर 1 का जो पूरे 50 क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ये पूरी मेरी जानकारी के आधार पर मैंने ये मॉडल आंसर, है ना, प्रिपेयर किया है। तो इसमें कुछ मिस्टेक भी हो सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चंस पे कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उस चीज को हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, पूरा डिटेल में समझेंगे, सबका आंसर को देखेंगे। जो क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है उसको भी सॉल्व कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन है जो बहुत लेंदी है, उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, सेपरेट वीडियो लेक्चर में उसको कवर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। उसको एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेट 1 है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए सबसे पहला क्या है ना, नीचे दिए गए दावा और यहाँ पे लिखा है कारण, रीजन और असर्शन वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है रचनात्मक शिक्षा सीखने की प्रक्रिया को तेज करती है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि रचनात्मकता शिक्षा, अगर आपको एक्टिविटी के साथ सिखाया जाए, है ना, फॉर्मेटिव लर्निंग टेंड्स टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन योगात्मक मूल्यांकन के विपरीत रचनात्मक मूल्यांकन अत्यधिक विश्वसनीय है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि यहाँ पर जो समेटिव जो इवैल्यूएशन होता है ना वो ज़्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि समेटिव इवोल्यूशन मतलब होता है जो इंड सेमेस्टर एग्जाम होता है, आपका फाइनल एग्जाम होता है, ये सब चीजें। तो विश्वसनीयता की बात हम करेंगे तो समेटिव इवोल्यूशन जो योगात्मक मूल्यांकन वो ज्यादा अच्छा होता है रचनात्मक मूल्यांकन के कंपैरिजन में। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है, मतलब दावा ए सही है लेकिन आर कारण गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका फर्स्ट का आंसर है आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, है ना। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल में इनके प्रोपोनेंट का नाम दिया गया है कि इनके द्वारा बनाया गया था। ये मैंने पढ़ाया भी था। जो स्मृति स्तर है, मेमोरी लेवल है, वो हार्वर्ड के द्वारा दिया गया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को मॉरिसन के द्वारा और रिफ्लेक्टिव लेवल को हंट के द्वारा दिया गया है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है ए का फर्स्ट, बी का सेकंड और सी का थर्ड, डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे शिक्षार्थियों की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध है, उन विशेषताओं की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षण में मदद करते हैं। इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो देखिए इसका आंसर है आपका, आंसर है इसका डी। थर्ड का आंसर क्या है आपका डी। सेकंड ऑप्शन है इसका शिक्षार्थी की मानसिक क्षमता का स्तर होना चाहिए अच्छा। शिक्षार्थी के पिछले अनुभव क्या, ये भी इफेक्टिव टीचिंग के लिए काम आता है। और आपका ये फोर्थ वाला है संबंध के प्रति शिक्षार्थी की रुचि। और लास्ट है आपका समाज में शिक्षार्थी का दृष्टिकोण। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसको हम यूजीसी नेट का डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया है इसको। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। आंसर क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ। तो आंसर इसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूं, कहीं पर भी कुछ डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान करने हेतु निम्न में से किसका उपयोग करेंगे। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस ऑफ लर्नर्स इन ए क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय ए टीचर। तो अगर बच्चों में अलग अलग विभिन्नताएं हैं, उनको अगर आपको, है ना, आइडेंटिफाई करना है तो किस टाइप की इवोल्यूशन आपको करना पड़ेगा, असेसमेंट करना है। तो इसका आंसर है फॉर्मेटिव असेसमेंट। मैं बता दूं, ठीक है। रीजन ये है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है, जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उस फिर समस्या को सॉल्व करना डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहलाता है। लेकिन आइडेंटिफाई बोला गया यहाँ पर, आइडेंटिफाई मतलब होता है विभिन्नताओं की पहचान करने की बात, स्टार्टिंग स्टेज है। तो पहचान करने में आंसर आएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, निर्माणात्मक मूल्यांकन, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूंकि सीखना निरंतर है, एक शिक्षक को बेहतर पढ़ाने के लिए छात्रों के दिमाग एवं बुद्धि के स्तर के अनुसार पढ़ाना शुरू करना चाहिए, इसे कहा जाता है। तो ये डायरेक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन था, यानी इसका आंसर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का इसको सिद्धांत कहा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, जो डीप क्वेश्चन था, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर क्या है आपका बी। चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए सेट 1 और सेट 2 को आपको
क्या करना है, उचित कोड के साथ मिलान करना है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले देखिए हिंदी में अगर देखेंगे तो विश्वसनीयता, स्थिर, सुसंगत और भरोसेमंद। अब इधर देखिए है ना, आप सेकंड वाले में देखेंगे तो इसमें क्या है, फोर्थ में देखिए लास्ट सेम उसी है, स्थिर, सुसंगत और भरोसेमंद, मतलब ए का आपका ए का हो जाएगा फोर्थ, एक इसमें जाएगा फोर्थ में जाएगा, क्लियर दिख रहा है। उसके बाद वैधता जो बी है आपका वो जाएगा फर्स्ट में, आयामों को मापने की इकाइयां, प्रक्रिया या उपकरण जिनका उपयोग मापने में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सी का हो जाएगा आपका अंतर्ज्ञान, है ना, अंतर्ज्ञान इसका मतलब है शोध प्रक्रिया और उसकी प्रगति के बारे में लगातार सोचते रहना, मतलब ये हो जाएगा थर्ड हो जाएगा आपका। और लास्ट में बचा डी, डी का जो आंसर हो जाएगा निष्पक्षता, मतलब होता है कि पूर्वाग्रह से आपको बचते हुए निष्पक्ष होना है, मतलब इसका हो जाएगा आपका थर्ड। तो सॉरी सी का क्या है, अंतर्ज्ञान का है सेकंड ना, अंतर्ज्ञान का है सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आपका बी। 6 का आंसर क्या है, आंसर है बी, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का थर्ड। ठीक है, इस प्रकार का बहुत आसान क्वेश्चन था ये क्वेश्चंस को देखने पर ही इसका आंसर पता चल जा रहा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा अनुक्रम आईसीटी का उपयोग करके अनुसंधान में डिजिटल डेटा प्रबंधन के चरणों को सही ढंग से दर्शाता है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है, इसमें थोड़ा है ना प्रॉपरली इसका जानकारी नहीं मिल पा रही है मुझे, ए और डी में डाउट है इसमें। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे, ए और डी में आपका आंसर सही होना चाहिए, और बाकी इसको अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकता है। ठीक है, 7 का चलते हैं 8 क्वेश्चन पे। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, लेख लेखन के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना था, है ना। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ आर्टिकल राइटिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहला होता है टॉपिक का चूज करना, तो फिफ्थ पहले आ जाएगा। उसके बाद जब हम टॉपिक को चूज कर लेते हैं तो मेन पॉइंट्स को हम लोग फोकस करते हैं, तो थर्ड वाला आ जाएगा, है ना। उसके बाद मेन पॉइंट होने के बाद हम क्या करते हैं, रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तो सेकंड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका फर्स्ट ड्राफ्ट, आप नॉर्मली पहले एक बार लिखते हैं उसको फर्स्ट ड्राफ्ट बोलते हैं, तो ये हो जाएगा फोर्थ। और फिर लास्ट में आएगा आपका, लास्ट में उसको एडिट या फिर रिवाइज करते हैं आर्टिकल को, तो ये सीक्वेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए आंसर क्या है, बी, है ना, आंसर बी नहीं, आंसर 1 मिनट, फिफ्थ पहले होगा, चूज द, है ना, राइटिंग सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिफ्थ होगा, फिफ्थ के बाद थर्ड होगा, थर्ड के बाद सेकंड। अच्छा ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट, एक 8th का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। किसी अनुसंधान चक्र के चरणों का सही क्रम क्या है। ये सब क्वेश्चंस को मैंने अपने एमसीक्यूज वाले सीरीज में कराया भी हुआ है ना। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर फर्स्ट है। सबसे पहले हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करते हैं, फिर डाटा कलेक्शन करते हैं, फिर डाटा का एनालिसिस करेंगे, फिर हम उसको रिपोर्ट करते हैं। तो आंसर 9th का भी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। एपीआई शैली में, है ना, एपीआई स्टाइल में शोध के शीर्षक पृष्ठ पर एक रनिंग हेड को शामिल करने की आवश्यकता होती है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। जो एपीआई स्टाइल में रनिंग हेड लगाने की जरूरत नहीं है, वो एपीआई स्टाइल में यूज होता है बट प्रोफेशनल पेपर्स में होता है। नॉर्मल पेपर्स की हम बात करते हैं तो इसमें एपीआई स्टाइल में रनिंग हेड नहीं होता है। अगर रीजन क्या है, तो रनिंग हेड या सुनिश्चित करने में मदद करता है कि दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर लेखक का नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो। तो देखेंगे तो जो एमएलए फॉर्मेट जो होता है ना, उसमें रनिंग हेड होता है, उसमें जो राइटर का, लेखक का, है ना, जो रिसर्चर का नाम होता है वो हर एक पेज पे होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है बट पहला स्टेटमेंट गलत है मेरे अकॉर्डिंग, इसमें कुछ संशोधन हो भी सकता है। तो देख लेते हैं 10th का आंसर क्या है। ए इज दावा ए गलत है लेकिन आर सही है, मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन है 10th का। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, जैसे मैं बोला ना, एपीआई स्टाइल में रनिंग हेड नॉर्मल पेपर्स में नहीं होता है, प्रोफेशनल पेपर्स में आपको रनिंग हेड देखने को मिलेगा। तो इसको किस आधार पर लिया जा रहा है, मेरे अकॉर्डिंग तो डी होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चंस पे। तो 11 से लेकर के 15 तक का आपका क्या था, रीडिंग कंप्रहेंशन का क्वेश्चन था, काफी आसान था ये, है ना। इसको हम देख लेते हैं, इसका सबका आंसर क्या होगा। यहाँ पर विश्व दृष्टि का तात्पर्य व्यापक दृष्टिकोण से है, व्यापक दृष्टि मतलब ब्रॉड मीनिंग से इसका, है ना, ब्रॉड विजन से मतलब है। तो 11 का आंसर है सी। 12 का हम लोग ने देखा, 12 का आंसर भी है सी। शिक्षार्थी के प्रारंभिक शिक्षा के लिए मातृभाषा को सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम इसलिए मानते हैं क्योंकि मातृभाषा में संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है। ठीक है, सी हो गया। संज्ञानात्मक क्षमता से तात्पर्य है, इसका आंसर है डी, जानने पहचाने की क्षमता से। देखो यहाँ पर पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, बोलने की क्षमता, ऐसा नहीं है। संज्ञानात्मक में आपको जानने पहचानने मतलब हर एक चीज की क्षमता डेवलप करने की बात कही गई पैसेज में। ठीक है, तो 13 का आंसर हो जाएगा डी। 14 देख लेते हैं। भाषाओं में समानता का तात्पर्य है, पूरे पैसेज को जब पढ़ते हैं तो भाषाओं में समानता, अर्थगत समानता की बात करते हैं, मतलब सी। 14 का भी आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 15 है, अनुवाद भिन्न भिन्न भाषाओं में निहित जिस समानता से संभव हो पाता है वह है
इसका भी आंसर है डी, क्योंकि पैसेज में अर्थगत के बारे में बात कही गई है ना। तो इस चीज़ों को भी आप ध्यान से देखेंगे तो 13 का आंसर डी, 14 का सी और 15 का आंसर भी आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशन, है ना। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर को पहले देखेंगे। ये थोड़ा प्रॉब्लम है व्यापम में कि जो कम्युनिकेशन का जो क्वेश्चन आया है उसको हिंदी में भी देना चाहिए था, है ना। इसमें दावा आपत्ति लगेगा, ये क्वेश्चन में भी बोनस नंबर भी आपको मिल सकता है, क्योंकि पूरे मैं देखा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन जो भी आया है कम्युनिकेशन का उसमें हिंदी में नहीं दिया है, तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने के लिए, जबकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंट होना चाहिए था। ठीक है, देखते हैं 16 नंबर पे। तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशन। तो इसका आंसर क्या है? सबसे पहला स्टेटमेंट सही है, इसमें इनकरेक्ट पूछा है, लेकिन देखिए यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। तो नॉन वर्बल साइन प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो नॉन वर्बल है वो चीज इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, तो ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन पूछा गया है गलत स्टेटमेंट। ठीक है, हैंडशेक इज एग्जाम्पल ऑफ ए सब्लिमल, है ना, सब्लिमिनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये गलत स्टेटमेंट है। सब्लिमिनल मतलब होता है अचेतन, तो आप हाथ जब किसी से मिलाते हैं तो आप में चेतना होती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट गलत है ये। उसके बाद फीडबैक इज ए इनकॉन्सिक्वेंशियल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये भी गलत है। फीडबैक एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। लास्ट स्टेटमेंट क्या है? डिफरेंट कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज डू अफेक्ट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो सिंपल सी बात है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग सांस्कृतिक जो परिदृश्य होता है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है, लेकिन पूछा क्या है? गलत स्टेटमेंट। तो 2 और 3, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन इसका। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? सी। 17 को देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको आइडिया बनाना है, ऑप्शन इसका क्या है? डी। सबसे पहले आइडिया होगा, उसके बाद आपका इनकोड करेंगे, इनकोड करने के बाद उसको ट्रांसमिट करेंगे, ट्रांसमिट के बाद डिकोड करेंगे, फिर फीडबैक करेंगे। तो आंसर इसका क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 17 का। 18 देख लेते हैं। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशन। 2-3 स्टेटमेंट के बेस पे आपको बताना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। ये तो सही स्टेटमेंट है कि कम्युनिकेशन क्या है? इस इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का प्रोसेस है। तो पहला स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना। और एक कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल इज नॉट रिक्वायर्ड। देखिए एक गलत स्टेटमेंट है ये, क्योंकि एक कॉमन सिस्टम तो चाहिए, जब कम्युनिकेशन आप करते हैं तो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद है द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज द क्राइटेरिया ऑफ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। तो ये भी स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट और थर्ड आपका सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, मतलब 18 का आंसर भी आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशन। अब देखिए इसमें भी ये पूरे अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात कही गई है ना। मेरी जानकारी के अनुसार अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है? नीचे का जो इन्फॉर्मेशन है ऊपर की ओर जाता है, तो इसमें कोई निर्देश नहीं होता है। निर्देश या जो भी इंस्ट्रक्शन होता है ना वो ऊपर से आता है ना, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पर अपवर्ड कम्युनिकेशन में जो 4th स्टेटमेंट है, अपवर्ड कम्युनिकेशन कंप्राइजेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव्स, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि निर्देश और जो डायरेक्ट देने का अधिकार जो है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में ऊपर से नीचे की ओर होगा, नीचे वाला ऊपर वाले को निर्देश नहीं दे सकता। तो ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। तो बाकी 3 स्टेटमेंट जो बचा वही स्टेटमेंट आपका सही स्टेटमेंट पूछा गया था। तो 1, 2, 3 मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग। देख सकते हैं इसको भी, है ना। ठीक है, 19 का आंसर हो गया। अब हम देख लेते हैं 20 का आंसर क्या है। विच टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन इज मोस्ट स्प्रेड थ्रू ग्रेप वाइन। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है हम जानते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल मतलब होता है पर्सनल न्यूज या फिर र्यूमर्स, जो भी हम आपसी बातचीत करते हैं वो सब क्या कहलाता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, बाकी ऑफिशियल पॉलिसी वाला नहीं होगा, फॉर्मल प्रोजेक्ट, टेक्निकल डाटा ये सब नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? बी का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अब हम देख लेते हैं थोड़ा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, इस बार इजी आया था। कंपैरिजन अगर हम सेट 18-19 की बात करें तो, है ना। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन था ये, फाइंड आउट द नंबर हमें करना था। ये 10, 20, 31, अब 56 और 70 है, तो इसके बीच में आपको निकालना था, है ना। तो देखिए 10 में 10 जोड़ेंगे तो आपको 20 आ रहा है, उसके बाद 20 में आप 11 जोड़ेंगे तो 31 आ रहा है, तो उसके बाद 31 में हमें 12 जोड़ना था। 31 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो 43 आ जाएगा ना, 3 और 4 43, तो 43 इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप जोड़ सकते हैं। फिर 43 में आप 13 जोड़ेंगे तो 56 आएगा, 3, 3, 6 और उसके बाद 14 जोड़ेंगे तो 70 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 43 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत आसान था। आप इसको x इज इक्वल टू वाई, 2/3 इज इक्वल टू आप कुछ भी मान लीजिए, a मान लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 2a और y इज इक्वल टू 3 भी करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है 2x/y दिया है, तो 2x की जगह क्या लिख दे? 2a लिख दीजिए, y की जगह क्या लिख देंगे? 3 है ना।
सॉरी 3 ईयर लिख देंगे तो ए और ए कट जाएगा, 2 2 4 और ये 3, ठीक है, 2 2 4 और 1 3, तो 4/3 आपका फर्स्ट, तो ए का थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन में है ए का थर्ड और बी का आपको फर्स्ट आप करेंगे, इसी आधार पे आपको आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 22 का आंसर क्या है आपका, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। इसमें पूछा गया कौन सा सबसे महत्तम भिन्न है, मतलब ग्रेटेस्ट फंक्शन है। आप इसको देखो, अब सिंपल सी बात है, कोई छोटा वर्ड को जितने बड़े वर्ड से आप करेंगे ना उतना ही छोटा वर्ड यहाँ पे मिलता है आंसर हमें, है ना। तो इसमें देखिए 2/23 नीचे तो सबका सेम है, मतलब सिंपल सी बात है, जितना ऊपर का छोटा होगा उतना ही इधर भी हमें वैल्यू छोटा मिलेगा आंसर, लेकिन इसमें बड़ा पूछा गया है तो हमें 19/23 जब करेंगे ना, क्योंकि बड़ा वैल्यू है तो इसमें जो आंसर आएगा बाकी तीनों से थोड़ा बड़ा आएगा। इसमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 19/23 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 24 का ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। आपको यहाँ पर देखिए हिंदी इंग्लिश में थोड़ा चेंजेस है। यहाँ पे x का 8% कितना है, 0.04 है ना, और y का 8% कितना है, 0.004 है। तो अब आपको यह बताना था कि x और y का वैल्यू कितना है। तो देखिए मान लेते हैं x का वैल्यू 0.5 है, x का वैल्यू है ना 0.5 है, तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5/10। अब इसका 8% निकालेंगे तो 8/100 करेंगे, है ना। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40/1000 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा 100 × 10 1000, अब 40, तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा आपका ये आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सी है, फर्स्ट और सेकंड। इस चीज को भी देखेंगे, अब आराम से बना सकते हैं। वैसे वाई का भी, अब वाई को ले लें आप 0.05 ले लें, अब इसका 8% आप निकालिए, आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। तो फर्स्ट और सेकंड इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है 24 का सी, 24 का आंसर क्या है, सी। अब आते हैं 25 पे, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। एक कुर्सी 400 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 20% की हानि होती है। अब सिंपल से समझिए आप, कुर्सी 500 रुपये का है ना, 500 रुपये को आप 20% में बांटेंगे तो 5 भाग में बटेगा ना, 100 में, 100 बटेगा ऐसे करके, ठीक है, तभी तो 5 हो जाएगा। तो 20 पंचे 100 होता है, 100% को आपको 500 को आप 100% मान रहे हैं, 100% मान रहे हैं, तो 100 कितना आ जाएगा, 100 को 20% हो जाएगा, तो 20% की हानि होगी, मतलब 100% की हानि होगा, मतलब 400 हो जाएगा उसका। यही लिखा है क्वेश्चन में, एक कुर्सी को 400 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 20% की हानि होती है, मतलब कुर्सी का रेट कितना था, 500 रुपये था, ठीक है। अब उसको कितना में बेचना है जिससे उसका प्रतिशत क्या हो जाए, 8% लाभ हो जाए। तो अब आपको इसको 20%, इसका मैंने जैसे बोला 500 का आपको 20% मैंने निकाला, कितना होता है 100, तो इसी आधार पे आप 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50, है ना। उसी 8% निकालेंगे तो ये होगा आपका 40, 10 20 30 40 होगा ना, तो 8% हो जाएगा आपका 40, 10% 50 है, 8% 40 है, तो इसमें 500 में 40 और जोड़ देने पे वो 8% का लाभ मिलेगा उसको। तो ये हो गया 500 और 540, इसका सही ऑप्शन है। तो 2 और 3 मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। ऐसा ही आप सॉल्व कर सकते हैं इसको सबको। अगला देख लेते हैं, कुछ किताबें पेन है, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, इसको थोड़ा आप बना लेंगे, है ना। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 26 का आंसर है बी, 26 का आंसर है बी। मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट और थर्ड इसका सही स्टेटमेंट होना चाहिए। इसमें थोड़ा देख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, अगर कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 27 का आंसर प्रत्यक्ष, है ना। प्रत्यक्ष का डायरेक्टली होता है कि संवेदनाओं के जरिए अवधारणा का ज्ञान करना, प्रत्यक्ष का होता है परसेप्चुअल नॉलेज ऑफ ऑब्टेन सेंस। तो ए का सेकंड आपको फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उपमान का आंसर होता है, डी का होगा आपका फर्स्ट, तो देख सकते हैं बी का होगा आपको फोर्थ, है ना। अनुमान मतलब निष्कर्ष के आधार पर प्राप्त ज्ञान, और शब्द मतलब होता है मौखिक प्रमाणों के आधार पे, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन है इसका। 27 का आंसर क्या है, 27 का आंसर है आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 28 पे चलते हैं, सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार होते हैं और सभी ईमानदार निष्पक्ष होते हैं। इसको समझ सकते हैं, सभी राजनीतिज्ञ है ये, है ना, राजनीतिज्ञ सभी ईमानदार हैं, ईमानदार का ई लिख लेते हैं, और सभी ईमानदार ये निष्पक्ष है, एन लिख लेते हैं, है ना। तो इसके आधार पे आपको क्या करना था, निकालना था। तो कुछ ईमानदार राजनीतिज्ञ है, सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ईमानदार ही तो राजनीतिज्ञ है, तो कुछ ईमानदार भी राजनीतिज्ञ है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। कोई भी ईमानदार राजनीतिज्ञ नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। कुछ ईमानदार तो राजनीतिज्ञ है, कुछ निष्पक्ष राजनीतिज्ञ है। देखिए कुछ निष्पक्ष क्या है, राजनीतिज्ञ है, ये मान सकते हैं, लेकिन सभी निष्पक्ष राजनीतिज्ञ नहीं है। यहाँ पर से दिख रहा है सभी निष्पक्ष राजनीतिज्ञ नहीं, तो एक फर्स्ट और थर्ड इसका भी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या आपका फर्स्ट और थर्ड का आंसर है डी। तो 28 का आंसर आपको करना है, आपको डी लगाना है, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन था वेन डायग्राम से, आपको पूछा गया था
कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो तीनों आकृति में है। तो देखिए ए और बी तीनों में है क्या? नहीं है, क्योंकि देखिए ए जो है वो 2 में है, एक तो इस टाइप के डिब्बे में है और दूसरा सर्कल में है ए, है ना। तीनों कौन कौन सा है जो तीनों में है? बी और जी। ये बी और जी को देखिए, बी सर्कल में भी है, ट्राइंगल में भी है और रेक्टेंगल में भी है, सभी में आपको बी और जी दिखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बी जी तीनों आकृति में है। बी जी आर द ऑल थ्री इन शेप्स, ठीक है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलते हैं, ये दृष्टिबाधित वालों के लिए था, ये 30 क्वेश्चन हमारे लिए था, है ना। निम्नलिखित उत्तरों के सेट से प्रश्नवाचक चिन्ह का हमें पहचान करना है। तो देखिए इस वाले में, पहले वाले में डायरेक्शन इसका ऐसा है, सेकंड वाले में डायरेक्शन इसका फिर ऐसा है, तो उसके बाद थर्ड वाले में डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? क्योंकि बाहर गया है तो अंदर की ओर होना चाहिए, ये आपको इस आधार पे ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका डी आंसर है। आप देखेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि इस वाले में देखिए गोले जो है इस प्रकार है, इस वाले में इस प्रकार है, तो अगर ये ऐसा है तो अगला गोला कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। और ये देखिए पहला वाला एरो अंदर की ओर है तो बाहर जा रहा है, तो ये बाहर है, तो ये अगले बार में क्या होना चाहिए? अंदर की ओर होना चाहिए। तो इसी आधार पे आप इसको मैंने बनाया है, तो डी इज द मेरे हिसाब से करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, 30 का आंसर डी, ठीक है। दृष्टिबाधित वाले को मैं नहीं बना रहा हूँ। अब 31 ये डाटा इंटरप्रिटेशन से था, इसको हम डिटेल में सॉल्व तो नहीं करेंगे, है ना, लेकिन रफली मैं इसको आपका आंसर मैं बता देता हूँ। इसको सेपरेट वीडियो लेक्चर में हम लोग DI का क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। इसका आंसर है 206, मतलब 2016। पिछले वर्ष की तुलना के प्रतिशत में के संदर्भ में किस वर्ष बिक्री कारोबार में अधिकतम वृद्धि हुई है? तो आपको इन दोनों के बीच कैसे डिफरेंस निकालना है, जहां जहां वृद्धि हुई है ना, इसको डिफरेंस आप निकालेंगे तो आपको एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। इसके बीच में 132 है शायद, इसके बीच में 126, अब ये 103, ठीक है। 30,000 पे 2016 में ज़्यादा वृद्धि देखी गई है, ठीक। उसके बाद है आपका दृष्टिबाधित वालों के लिए था 32 क्वेश्चंस को देखते हैं। ग्राफ का अवलोकन कर उचित उत्तर देवें, है ना। इस बहुत आसान क्वेश्चन था कि वर्ष 2015 से 2019 के मध्य अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या है। अब 2015 का आप देख सकते हैं 63 आपका है ना, 63 है आपका वैल्यू। अब आप 2019 में आपको पहुंचाना है 379। अभी कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ है? तो आप समझ लीजिए 63 को आप 100% मान के चलेंगे, 63 को 100% मान के चलेंगे, तो 63 में आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 6 × 18, ये हासिल 1 हो जाएगा, 6 छक्का 36, अब 1 37, तो 378, है ना, 378 हो रहा है। हमें कितना चाहिए था? 379। तो 63 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसी 100% मैंने माना है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 600% हो जाएगा। तो 600% मतलब 378 आ रहा है, और 379 तक हमें पहुंचना है, तो लगभग आपका अनुमानित 600% इसका आंसर होने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन है 32 क्वेश्चन का, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जा सकता था। 33 का देख लेते हैं। ग्राफ का अवलोकन कर उचित उत्तर देवे, है ना। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, कितने वर्षों में औसत से अधिक वृद्धि हुई है। तो देखिए एक बार वृद्धि यहाँ पर हुआ है, एक बार वृद्धि यहाँ पर हुआ है, एक बार वृद्धि यहाँ पर हुआ है, तो इनके बीच का डिफरेंस निकाल के आप एक औसत निकाल लेंगे। औसत निकालेंगे, फिर आप देखेंगे कि कितनों 3 बार जो वृद्धि हुई है उसमें से कितने बार औसत से ज्यादा हुआ है। तो इसका आंसर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन इसमें मुझे देखने को मिला है, ठीक है। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 33 का आंसर ए है आपका, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34 का आंसर देखते हैं। तो उचित उत्तर के साथ आपको मिलान करना है ना। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली मैं बता देता हूं आप लोगों का। आंसर इसका था 34 का आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए। 34 का आंसर सी होना चाहिए। इसको इसमें भी थोड़ा डाउट है, इसको भी आप थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, अभी प्रॉपरली मुझे आंसर इसका नहीं मिल पा रहा है ना। तो 34 का आंसर क्या है? सी मेरे अकॉर्डिंग। 35 देख लेते हैं। हिस्टोग्राम में 2 बार के मध्य कोई अंतराल नहीं होता, तो सही स्टेटमेंट है। हिस्टोग्राम होता है इस प्रकार से, आपको देखेंगे, है ना, लगातार इसके बीच में कोई गैप नहीं होता, इस प्रकार से बना होता है। और हिस्टोग्राम सतत चर के लिए उपयुक्त होता है, अतः वर्ग सतत होता है ना। तो हिस्टोग्राम इज ए सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, सो क्लासेज आर कंटिन्यूअस। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कारण और कथन दोनों सही है और सही तरीके से व्याख्या भी करता है। तो 35 का आंसर क्या है आपको? 35 का आंसर है ए, ठीक है। चलते हैं 36 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? तो इसका आंसर क्या है? जीमेल। आपको पता है ईमेल के लिए हम क्या यूज करते हैं? जीमेल। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम नहीं है ये, है ना। तो 36 का आंसर है ए। 37 देख लेते हैं। कौन सी स्वदेशी पोर्टल विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकल खिड़की पहुंच प्रदान करने के लिए सुविधा देता है? तो माई गवर्नमेंट ऐप है, छत्तीसगढ़ का, केंद्र सरकार का माई गवर्नमेंट वेबसाइट है, उसके माध्यम से आप गवर्नमेंट का स्कीम को देख सकते हैं। तो मेरी सरकार इसका आंसर है। डिजिलॉकर, उमंग और भीम तो नहीं है, ठीक। 37 का भी ए हो गया। 38 देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछा गया था OLTE का, बहुत आसान था। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन होता है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका
बी इज द करेक्ट ऑप्शन है 38 का। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। उसके बाद है सुरक्षित लेन देन के लिए ई गवर्नेंस में साधारणतः किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो सबसे सिक्योर होता है आपका ब्लॉकचेन टेक्निक। ठीक है, क्या होता है ब्लॉकचेन? सोशल मीडिया तो है ही नहीं, वर्चुअल रियलिटी भी नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, तो 39 का आंसर क्या होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग? 39 का आंसर होना चाहिए ए। ठीक है, अब आते हैं मूक का फुल फॉर्म पूछा गया है, मैं इसको पढ़ाया भी था, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन है 40 क्वेश्चंस का। ठीक है, उसके बाद बहुत आसान क्वेश्चन था, ओजोन परत पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है ओजोन परत? समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाई जाती है, ये इसका सी इज द करेक्ट ऑप्शन है 41 क्वेश्चन का। 42 का देख लेते हैं, वायुमंडल में निम्नलिखित हरित प्रभाव गैसों का जीवन काल बढ़ते क्रम में सही लगाइए, है ना, बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है इसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे हाईएस्ट किसका होता है? देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे हाईएस्ट मैं बता दूं आप लोगों को, इसमें जीवन काल के बेस पे अगर देखेंगे तो आपको नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे ज़्यादा होता है, फिर आपका CFC का होगा, फिर आपका मीथेन का होगा, फिर आपका एक ओजोन का होगा। ठीक है, तो इसको देखिए बढ़ते हुए क्रम में बोला गया ना, तो सबसे कम किसका होगा? सी ओजोन का है, सरफेस ओजोन, फिर ए आपका मीथेन का है, फिर डी आपका CFC का है, फिर ये बी, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन है इसका। बढ़ते हुए क्रम में पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे हाईएस्ट किसका होगा? N2O होता है, मैंने यहाँ पे बता दिया, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं इसको। 43 का आंसर देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम पता है 5 जून, एक ही ऑप्शन में था ये, ए का फोर्थ देखिए, है ना, तो ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में था, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर 43 का। 44 में चलते हैं, सभी संभावित प्रदूषक हानिकारक होते हैं, है ना, और हानिकारक रसायनों के निर्माण हेतु मानव जिम्मेदार है, ऐसा देखिए ऑल पोटेंशियल पॉल्यूटेंट्स और हार्मफुल केमिकल्स, गलत स्टेटमेंट है, सभी नहीं होते हैं, और हार्मफुल केमिकल्स को ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही प्रोडक्शन हो रहा है, ये भी गलत है। वाइल्ड लाइफ कुछ एक्टिविटीज़ भी होती है, उसके तहत भी आपको देखने को मिलता है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, दोनों कथन असत्य है। इसको भी थोड़ा देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा और डीपली में देखेंगे बाद में, अभी फिलहाल तो मेरे अकॉर्डिंग बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दोनों असत्य है मुझे लग रहा है। अब देखते हैं आगे, पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से निम्न में से किसमें दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन का प्रस्ताव अक्टूबर 2020 में पारित किया गया था? तो किसके लिए? ये पेरिस समझौता, याद रखेंगे इसको, क्या है? पेरिस एग्रीमेंट, इस चीज को भी आप याद रखेंगे, इसमें भी थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं इसको। ठीक है, 46 का आंसर देख लेते हैं, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया 1857 में, है ना, स्टेब्लिश किया गया था, तो आंसर क्या रहेगा इसका? कोलकाता में 1857 में पहला यूनिवर्सिटी, प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक, 47 का देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पुराना स्थापित विश्वविद्यालय कौन है? तो हम जानते हैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। क्या है? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय सबसे पुराना 1956 में हुआ था, पंडित रविशंकर 1964 में, गुरु घासीदास 1983 और अटल बिहारी तो अभी 2015-16 में हुआ। ठीक है, तो 1956 इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन इसका है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। 48 देख लेते हैं, तो भारत के उच्चतर शिक्षा प्रणाली में कौन सी प्रमुख समस्या की पहचान NEP 2020 के द्वारा नहीं की जा सकती, है ना? भारत के उच्चतर शिक्षा प्रणाली में कौन सी प्रमुख समस्या की पहचान NEP 2020 के द्वारा नहीं की जा सकती? तो सीमित शिक्षा और संस्थागत इसको की जा सकती है, गंभीर रूप से खंडित उच्चतर शैक्षिक पारिस्थितिक तंत्र को, उच्चतर शिक्षा में छोड़ने की दर को। इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग बी होना चाहिए। ठीक है, केवल बी, एक अप्रभावी विनियामक प्रणाली के बारे में बात नहीं कही गई है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 48 का बी। अब देख लेते हैं, बी मतलब आंसर डी है ना, आंसर डी है इसका, बी मतलब ऑप्शन बी है और आंसर डी है इसका। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे। 49 देख लेते हैं, स्थापना के आधार पर हमें इसको जमाना है, तो मैं बता दूं भारत में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का स्थापना सबसे पहले हुआ है, तो इस ऑप्शन में देखिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सबसे पहले CSIR हुआ है। उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा है ना, ये है खड़गपुर, फिर उसके बाद है आपका थर्ड एम्स, और लास्ट में आपका अहमदाबाद। इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। तो आंसर क्या एक ही ऑप्शन में था कि CSIR जो होता है ना, भारत के वैज्ञानिक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना सबसे पहली हुई थी 1946 करीब में शायद ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो फोर्थ, लास्ट, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसको देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना। लास्ट क्वेश्चन में बहुत आसान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ है आपका? बेंगलोर में है, पहला ऑप्शन। उसके बाद PIMER बोलते हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। और सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? चेन्नई में है। और देहरादून में आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मिल जाएगा। तो ए का सबसे पहले देखिए, ए का सेकंड, दो ऑप्शन है ए का सेकंड में। उसके बाद बी का फर्स्ट देखिए,
ऑप्शन सी मतलब करेक्ट ऑप्शन है। क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ए का सेकेंड, सॉरी हाँ ए का सेकेंड है ना, और बी का फोर्थ, नहीं ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन है ना। ए का सेकेंड हो रहा है और बी का फोर्थ आ रहा है ना, बी का फोर्थ, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 30,000 पे मैंने 48 क्वेश्चन है ना, ये 50 क्वेश्चन था, ये मैंने दूसरे सेट से लिया है इसको क्योंकि एक क्वेश्चन इस सेट में नहीं था, तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो रफली मैंने अपने अकॉर्डिंग जो मेरी जानकारी के आधार पर जो मुझे डाटा मिला उसके आधार पर मैंने एक रफली आपको मॉडल आंसर दे दिया है ना। आप इसमें से चेक कर सकते हैं, कुछ भी आपको इसमें से डाउट होता है इस मेरे द्वारा बताए गए मॉडल आंसर से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक, उसको हम चेक कर लेंगे और हम डिटेल में बात करेंगे कट ऑफ को लेकर के है ना। पेपर 1 और पेपर 2 में ओवरऑल रिव्यू लेने के बाद कट ऑफ पे हम बात करेंगे, कितना कट ऑफ जा सकता है पूरा डिटेल में देखेंगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ, पेपर 1 जो अभी हुआ है सीजी सेट का, मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ा इजी था इस बार, तो थोड़ा 25 से 30 क्वेश्चंस आप लोगों से आराम से सही होने चाहिए। उसके बाद 2-4 क्वेश्चन तो तुक्का आपसे लगेगा ही है ना, तो इतना आपका होना चाहिए था। ठीक, अब बाकी हम लोग देखेंगे अगले सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।